क्लास एबीसी और पूरा प्रोग्राम है, बिगिनिंग है, एंड है और पूरा बॉडी ऑफ एग्जीक्यूशन है. तो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम. सिंगल थ्रेडेड मतलब ये एक ही प्रोग्राम है. यस, इट डजंट कंसिस्ट ऑफ एनी सब पार्ट्स. है क्या इसके कोई सब पार्ट्स? किसी को कोई कॉल कर रहा है यहाँ पे, प्रोग्राम इधर उधर स्विच हो रहा है क्या, फंक्शन है, ये कुछ भी नहीं है इसमें. सो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम. ओके, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है दैट इज सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम. ओके, यस और नो? यस सर. यस. सो व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? ना अपने को मल्टी थ्रेड्स पढ़ना है जिसमें more than one threads रहेंगे. So multi-threading is a paradigm where a program is divided into two or more sub-programs which can be implemented at the same time in parallel. क्या होगा ये देखिए, ये है multi-threading. अच्छे से आपके पास मेन मेथड है, ऊपर देखिए मेन मेथड मॉड्यूल. यस और नो? देयर इज अ मेन मेथड मॉड्यूल ऊपर है, और उसके साथ साथ पैरेलल में देयर आर 3 थ्रेड्स, थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड सी, ये रन हो रहे हैं. इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग. ठीक है. अब मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम देखिए, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ जावा इज इट सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग. दैट इज जावा enables us to use multiple flows of control in developing programs. होगा क्या? आप बोलोगे सर ये मल्टी थ्रेडिंग है क्या? मल्टी थ्रेडिंग मतलब एक प्रोग्राम और उसने 3 अलग अलग सब पार्ट्स, उसी के सब पार्ट्स को कॉल करा. तो पहले ये सारे एक साथ पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगे, थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड सी. हाँ, हो सकता है कि स्विच करे, दिख रहा है आपको स्विचिंग लिखा है, थ्रेड ए स्विचिंग बी स्विचिंग. ये पैरेलल में जब एक ही प्रोग्राम में अंदर वो पैरेलल में रन होता है, आप लोग गाने सुनने के साथ साथ यू कैन विजिट सम वेबसाइट ऑल्सो. आप अपना फेसबुक अकाउंट भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ जीमेल पे आप कुछ तो भी टाइप करके किसी को मैसेज भी भेज सकते हैं. यस और नो, ऐसा होता है? यस सर. यस सर. यस सर. दैट इज सो सेम जावा में भी क्या होता है कि मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है. दिस इज जस्ट एक कंसेप्ट है जिसमें क्या है, एक सिंगल. तो दिस इज अ प्रोग्राम. अब आप बोलो थ्रेड इज सिमिलर टू अ प्रोग्राम दैट हैज अ सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल. प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम का जो सब पार्ट रहता है उसको बोलते हैं थ्रेड. ठीक है. सो थ्रेड इज कॉल्ड बट इट इज अ सब पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम. तो एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा थ्रेड्स रहेंगे. अगर नहीं है वो सिंगल थ्रेड, लेकिन बहुत सारे थ्रेड्स है तो वो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम. ठीक है. ओके. Yes or no? Yes sir. A program that contains multiple flows of control is known as multi-threaded program. अब मुझे बताइए ये इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको आज एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा चाहिए, इसलिए मल्टी थ्रेड्स मतलब एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स रन. मुझे बताइए मल्टी प्रोसेसर इसलिए बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होना, इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग. लेकिन एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होना को मल्टीपल प्रोग्रामिंग बोलते हैं. बट अच्छे से सुनिए, बट एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल एग्जीक्यूशंस होना उसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं. तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए, आपको कोई भी पूछ सकता है. सो मल्टी प्रोग्रामिंग मींस डिफरेंट प्रोग्राम्स रनिंग टुगेदर. एंड व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? मल्टीपल थ्रेड्स इन अ सिंगल प्रोग्राम रनिंग इन पैरेलल. ठीक है ना. मल्टी प्रोग्रामिंग मींस मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग इन पैरेलल, एंड मल्टी थ्रेडिंग मींस in a single program multiple threads are running in parallel. Okay, yes students, समझ में आया थोड़ा सा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. So अब yes, since threads in Java are sub programs of a main program, thread program thread C, those are the sub programs of a main program. So इसीलिए and share the same memory space, they are known as lightweight threads or lightweight process. तेरी पार्ट तो आप पढ़ लोगे, बट ये समझ में आया what is? Okay, now it is clear everyone, voice is clear? Hello. Yes sir. Yes sir.
तो ये हो गया आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, और एक प्रोग्राम रन हो रहा है पूरा, इसके अंदर कोई सब पार्ट नहीं है, इसलिए इसको बोले सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम। मुझे बताइए ये मल्टी थ्रेडेड है, कितने थ्रेड्स है ये प्रोग्राम के? हाउ मेनी थ्रेड्स आर देयर इन? कितने थ्रेड्स है इस प्रोग्राम के, जल्दी बताइए। हाउ मेनी थ्रेड्स आर देयर? 3 थ्रेड्स आर देयर। यस, दिख ही रहा है ना, 3 है। मेन प्रोग्राम के कितने सब प्रोग्राम है? तो थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड सी, तो दिस इज अ 3 थ्रेड प्रोग्राम। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग। So now this is the difference of multi-threading and multitasking. So what is multi-threading? It is a programming concept in which a program or a process is divided into 2 or more sub-programs. Yes or no? Multi-threading यही होता है students? जितना रहते थे तो पाइन Yes. एंगल। Yes sir. Am I audible everyone? Yes. So what is multi-threading? Multi-threading मतलब एक प्रोग्राम या प्रोसेस को अपन ने डिवाइड किया 2 और मोर सब प्रोग्राम्स और थ्रेड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, है ना। एक प्रोग्राम को सब प्रोग्राम्स या थ्रेड्स में डिवाइड किया जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं पैरेलल में। नाउ व्हाट इज मल्टीटास्किंग? It is an operating system concept in which multiple tasks are performed simultaneously. मतलब मल्टीपल टास्क मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स। पढ़ा होगा आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, यस और नो? क्रिटिकल सेक्शन, बहुत सारे लोग पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कोई एक ही एंटर कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन में, यस और नो? यस सर। यस, सो ये हो गया मल्टीटास्किंग, यानी जहां मल्टीटास्क ऑपरेट हो रहे हैं। अब सेकंड, मल्टीथ्रेडिंग क्या बोलता है? इट सपोर्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम, यानी एक सिंगल प्रोग्राम का मल्टीपल पार्ट्स का एग्जीक्यूशन है। मल्टीटास्किंग क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। उसके बाद क्या बोलता है मल्टीथ्रेडिंग? द प्रोसेसर हैज टू स्विच बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स और थ्रेड्स ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोसेसर को यहाँ पे कहाँ स्विच करना पड़ता है? सिंगल प्रोग्राम के डिफरेंट थ्रेड्स में, यस और नो? यस सर। यस और नो? यस। मल्टीटास्किंग में क्या होगा? प्रोसेसर को स्विच करना पड़ेगा डिफरेंट प्रोग्राम्स में, यस और नो? अलग अलग प्रोग्राम्स में स्विच करना पड़ेगा प्रोसेसर को मल्टीटास्किंग में, और सिंगल प्रोग्राम्स के अलग अलग थ्रेड्स में स्विच करना पड़ेगा मल्टीथ्रेडिंग। ठीक है, मल्टीथ्रेडिंग को बोला गया इट इज हाईली एफिशिएंट, मल्टीटास्किंग को बोला इट इज लेस एफिशिएंट। अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन मल्टीथ्रेडिंग। A program or process is the smallest unit in multitasking. यानी थ्रेड से छोटा कुछ नहीं हो सकता। आप ये नहीं होगा कि एक प्रोग्राम है उसके 4 सब प्रोग्राम्स मतलब उसके 4 थ्रेड्स है तो उससे और थ्रेड नहीं बनने वाले, बिकॉज अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन मल्टीथ्रेडिंग। ठीक है, इज इट ओके? Yes. Now we have to see how we create the threads. How we create threads is, yes, is it visible everyone? Yes, is it visible to everyone? Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, ये समझ गया ना what is multi-threading, what is single threading, multi-threading और multitasking डिफरेंस समझ में आ गया? Now we are moving कि हम हमारे जावा के प्रोग्राम्स में थ्रेड्स को कैसे क्रिएट करेंगे। यानी जब हमारे पास 3 क्लासेस रहेंगी, क्लास यानी 3 कुछ तो भी हमारे पास थ्रेड्स रहेंगे A, B और C, तो तीनों को कॉल करेंगे तो तीनों रन होने चाहिए। तो थ्रेड्स को रन होने के लिए उनमें एक रन मेथड सब में कॉमन रहता है। तो देखिए क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग थ्रेड्स इन जावा इज सिंपल। थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन अ मेथड कॉल्ड रन। यानी थ्रेड्स को आपको क्रिएट करना है तो वो उसमें रन मेथड रहना चाहिए। तो द रन मेथड इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी थ्रेड। इतना चीज याद रखिए कि रन मेथड हर थ्रेड में रहेगा। अगर रन मेथड नहीं रहेगा तो थ्रेड आपका रन नहीं होने वाला है। ठीक है, इट मेक्स अप द एंटायर बॉडी ऑफ अ थ्रेड एंड इज द ओनली मेथड इन विच द थ्रेड्स बिहेवियर कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई थ्रेड कैसा रन होने वाला है, क्या करने वाला है, वो सब चीज किसके अंदर डालेंगे हम लोग? वो सब किसके अंदर डालेंगे? हाउ द थ्रेड विल परफॉर्म एंड एवरीथिंग दैट विल बी इनसाइड द रन मेथड ऑफ द थ्रेड। ओके, यस सर। यस, तो ये देखिए उसका सिंटैक्स देख लीजिए, पब्लिक वॉइड रन एंड नीचे लिखा है स्टेटमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग थ्रेड। यानी वो जो करली ब्रेसेस है उनके बीच में आपके स्टेटमेंट्स रहेंगे जो थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन है, जिस चीज के लिए आपने थ्रेड क्रिएट किया है वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे। और किस मेथड के अंदर लिखेंगे हम लोग? पब्लिक वॉइड रन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये रन मेथड आया कहां से? तो रन मेथड जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड थ्रेड क्लास है। दो चीज है, ऑब्जेक्ट क्लास में ऑलरेडी सिस्टम डिफाइन है, जावा के पास ऑलरेडी थ्रेड क्लास बनी हुई है और उस थ्रेड क्लास में रन मेथड है।
तो इसलिए आप पब्लिक वॉइड रन लिखते हो, तो यानी वो रन मेथड को ओवरराइड करते हैं अपन लोग और उसमें अपना कोड लिखते हैं। ठीक है? यस यस सर। अब ये तो हो गया थ्रेड क्लास, लेकिन कैसा हो गया कि एक थ्रेड हो सकता है कि उसको चाहिए रहेगा कि भाई एक से ज्यादा कुछ इम्प्लीमेंट करे, तो उस समय इनहेरिटेंस यानी थ्रेड क्लास काम में नहीं आएंगी, क्योंकि सिर्फ क्या होगा कि आपने थ्रेड बनाया, अगर एक कोई क्लास बनाया और उसमें अगर वो थ्रेड है तो उसमें आपको वॉइड रन वाला मेथड अगर रन करवाना है तो आपको कौन सी क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा? यस, कौन सी क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा? थ्रेड क्लास को। यस और नो? हेलो, यस सर। हाँ, तो मुझे बताइए क्या सिर्फ थ्रेड क्लास को रन कराने के लिए एक क्लास ने एक्सटेंड करा थ्रेड क्लास को, लेकिन अगर वो प्रोग्राम हमने इनहेरिटेंस के लिए बनाया या और कोई चीज के लिए बनाया तो फिर इनहेरिटेंस कर पाएंगे क्या? क्योंकि एक क्लास तो एक समय में एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती। यस और नो? यस सर। तो इसीलिए एक रनेबल RUNNABLE रनेबल नाम का इंटरफेस रहता है, जिसमें फिर से वो रन मेथड रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको थ्रेड क्रिएट करना रहेगा और इनहेरिटेंस भी आएगा उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल एक्सटेंड इनहेरिटेंस वाली क्लास और इम्प्लीमेंट कर देंगे रनेबल इंटरफेस को। यस और नो? कर सकते हैं ना ऐसा? एक समय में एक क्लास क्या कर सकते हैं? हाँ, बस हो जाएगा। तो रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास दोनों सेम है, दोनों में रन मेथड रहेगा, वो आगे अपने को दिख जाएगा। ठीक है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो अगर आप लोगों को थ्रेड क्रिएट करना है तो कौन सा मेथड जरूरी रहेगा आपको? रन, पब्लिक वॉइड रन, और वो रन मेथड के अंदर जो थ्रेड परफॉर्म करने वाला है वो कोड रहेगा। ठीक है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस ना, अभी देखते, अब नीचे देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है। देखिए, द रन मेथड शुड बी इन्वोक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न क्लास। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न क्लास ने मुझे बताइए, आज तक हम लोग कोई भी मेथड को रन करने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले वो जो क्लास बनाया, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते थे। यस और नो? यस सर। यस सर। अब एनिमल नाम की क्लास है, तो कैसे लिखेंगे? एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल और ए डॉट रन। यस और नो? यस सर। यस। तो सेम रन मेथड को भी रन करने के लिए यू नीड टू इन्वोक बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न थ्रेड। दिस कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग द थ्रेड एंड इनिशिएटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अनदर थ्रेड मेथड कॉल्ड स्टार्ट। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी मेथड को आपको अगर रन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल और इंस्टेंस डॉट मेथड नेम रहता था। यस और नो? यस सर। इंस्टेंस, तो अगर रन मेथड को रन करना है तो क्या लिखेंगे अपन? अगर अपना इंस्टेंस ए है, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू है, तो ए डॉट क्या लिखेंगे अपन? ए डॉट क्या लिखेंगे? ए डॉट रन लिख। यस, आज तक जो पढ़े उसमें बरोबर है, ए डॉट रन लिखेंगे, लेकिन थ्रेड के इसमें आप जो मेथड रन है उसको कॉल करने के लिए, रन करने के लिए ए डॉट रन ना लिखते हो, आप लिखोगे ए डॉट स्टार्ट। स्टार्ट इज दी मेथड टू स्टार्ट योर रन मेथड। स्टार्ट एक मेथड है थ्रेड क्लास का, जैसा रन मेथड है थ्रेड क्लास का, वैसे आपका स्टार्ट है। देखिए, creating the thread and initiating with the help of another thread method called start। तो आपको a dot start लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा आपको? a dot start। यस, तो a dot start will start the run method in your thread class। ठीक है? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये थ्रेड है, थ्रेड में स्टार्ट करने के लिए मेथड दिया गया है स्टार्ट का, इसलिए इंस्टेंस नेम डॉट स्टार्ट से अपन चालू करेंगे। ठीक है? ओके एवरीवन? सर। अब नीचे देखो क्या लिखा है, वो आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में एक दो स्लाइड के बाद एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्राम। अब वो बोलता है कि अ थ्रेड कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज। मैंने आपको पहले बता दिया कौन सी दो टेक्निक है थ्रेड को क्रिएट करने की। एक तो आपको थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर क्लास को रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पहला क्या लिखा है? by creating a thread class, define a class that extends thread class and overrides its run method with the code required by the thread। है ना? पहला क्या था, अपन को एक क्लास डिफाइन करना है and that class will extend the thread class। yes or no?
यही बोला था हमने कि एक क्लास बनाएंगे एंड दैट क्लास विल एक्सटेंड द थ्रेड क्लास एंड इट विल ओवरराइड द रन मेथड। यही बोला था पहला अपन ने, यस और नो? यस सर। अब दूसरा क्या है? बाय कन्वर्टिंग अ क्लास टू अ थ्रेड, डिफाइन अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। The runnable interface has only one method run that is to be defined in the method with the code to be executed। तो अगर आपको थ्रेड क्रिएट करना है तो सबसे पहले जो क्लास के अंदर थ्रेड है वो क्लास को आपको दो तरीके से करना पड़ेगा। एक तो एक्सटेंड करना पड़ेगा थ्रेड क्लास में, नहीं तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, समझा है एवरीवन? समझा है स्टूडेंट्स? तो मुझे एक बात बताइए, जब भी अपन थ्रेड क्रिएट करेंगे या फिर थ्रेड का यूज करेंगे, कौन सा मेथड है जो आपको हमेशा दिखेगा? एक्सटेंड। कौन सा मेथड है जो हमेशा दिखेगा? रन मेथड तो हमेशा दिखेगा। और रन मेथड को इन्वोक कैसे करेंगे हम लोग? हाउ वी विल बी इन्वोक द रन मेथड? एक्सटेंड करेंगे। इंस्टेंस नेम डॉट स्टार्ट मेथड। ओके, yes, so now we are moving on to another, extending the thread class. So next is extending the thread class. Is it okay everyone? Yes sir. Okay, should I proceed? है ना? Yes, so we can make our class runnable as thread by extending the class java.lang.thread. java.lang.thread ये पैकेज है। So this gives us access to all the thread methods directly. It includes the following step. यानी एक्सटेंड कैसे करना अपनी थ्रेड क्लास को, है ना? तो ये है, देख लिए, डिक्लेयर द क्लास एज एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। अब एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट करना वो ये सिखा रहा है अपनी को, जो अपन ने पढ़ लिया। तो देख लेते क्या लिखा है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? डिक्लेयर द क्लास एज एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। दूसरा बोलता है इंप्लीमेंट करो रन मेथड को, और तीसरा बोलता है थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और स्टार्ट मेथड को कॉल करो। यही बोला था अपन ने, यस और नो? यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर। हेलो, तो देखो एक एक पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले लिखा है डिक्लेयरिंग द क्लास। देखो उसमें क्या किया? द थ्रेड क्लास कैन बी एक्सटेंडेड एज फॉलोज। देखो उसमें सिंटैक्स दिया है, थ्रेड क्लास माय थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। तो आपके क्लास का नाम क्या है? माय थ्रेड। हमारे क्लास ने क्लास और रन मेथड है ऑलरेडी। नाउ हैव टू टाइप ऑफ कॉल्ड एज माय थ्रेड। अब नीचे लिखा है इंप्लीमेंटिंग द रन मेथड। अब रन मेथड को इंप्लीमेंट करना है। सो द रन मेथड हैज बीन इनहेरिटेड माय थ्रेड। जब रन मेथड कैसे आया माय थ्रेड क्लास में? क्यों आया रन मेथड माय थ्रेड क्लास में? कैसे आया बताइए? वन, यार प्लीज बता दो अगर आप नहीं कर पाए तो। थ्रेड क्लास कैसे आ गया? सर वॉइस लैग हो रही है। बताओ यार, कोई तो बता दो। ओके, अभी ठीक है? अभी आ रही है आवाज? इज माय वॉइस क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? हेलो? यस यस सर। मैं क्वेश्चन, हाँ, तो मेरा ही कहना है, अभी पहले आपने डिक्लेयर किया क्लास को, क्लास माय थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। नाउ यू आर इंप्लीमेंटिंग द रन मेथड। तो मुझे बताइए माय थ्रेड क्लास में रन मेथड कैसे आया? माय थ्रेड क्लास में रन मेथड क्यों आया? कैसे आया? एनीवन? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? पहले ये बताओ यस और नो। हेलो हेलो? यस सर। मुझे ये बताइए माय थ्रेड क्लास में रन मेथड कैसे आया? अभी अपन इंप्लीमेंट run method is already there in thread. करना, देखो ना, डिक्लेयरिंग द क्लास माय थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। तो एक बार अपना जो माय थ्रेड क्लास है उसने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया, तो थ्रेड क्लास के जितने मेथड है वो ऑलरेडी आ जाएंगे ना अपने पास, यस और नो? तो इसलिए तो सेकंड लाइन जो लिखा है अच्छे से सुनिए, इंप्लीमेंटिंग द रन मेथड, उसमें क्या लिखा है? द रन मेथड हैज बीन इनहेरिटेड बाय द क्लास माय थ्रेड। We have to override this method in order to implement the code to be executed by our thread. आपने वो अपनी क्लास से इनहेरिटेंस कर लिया थ्रेड क्लास का, अब आप रन मेथड को ओवरराइड करके आपका कोड लिखिए जो आपका थ्रेड का है, यस और नो? यस यस सर। यस और नो?
सो अब अपन लिख रहे पब्लिक वॉइड रन लिखा अपन ने। तो पहले क्या किया, डिक्लेयर किया क्लास को, मेथड को। अब स्टार्ट करना है थ्रेड को, तो स्टार्ट करना है तो इंस्टेंस नेम डॉट स्टार्ट मेथड। देखिए अपन लिख रहे हैं क्रिएट स्टार्टिंग न्यू थ्रेड। To actually create and run an instance of our thread class, we must write the following. So ये following लिखना है आपको। My thread, a thread is equals to new my thread. So what is the name of the instance? Instance का नाम क्या है? A thread. Yes or no? Instance का नाम क्या है? A thread, small a thread. तो अपन उसको रन कैसे करेंगे? अपने run method को a thread dot start, a thread dot start method से आपका thread run होना चालू हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes or no? A thread dot run लिखेंगे कि a thread dot start लिखेंगे? A thread dot start. A thread dot start. Yes, very good. Yes. समझा है ये? Everyone? Yes, sir. तो आपको ये पता चल गया हाउ टू डिक्लेयर दी क्लास थ्रेड। अगर थ्रेड क्रिएट करना है तो डिक्लेयर कैसे करना है? आपको एक्सटेंड करना है थ्रेड क्लास को, उसके बाद आपको रन मेथड लिखना, रन मेथड लिखने के बाद आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है थ्रेड माय आपकी क्लास का, और डॉट स्टार्ट मेथड से थ्रेड को रन करना है। ठीक है? यस और नो? Yes, sir. नाउ लेट अस सी दी एग्जांपल। तो ये अपना एग्जांपल है, देखिए प्रोग्राम क्रिएटिंग थ्रेड्स यूजिंग द थ्रेड क्लास। दिख रहा है प्रोग्राम एवरीवन? Is it visible everyone? Hello? Yes, no. Just say yes. Yes. तो देखिए अब इसमें नहीं समझा तो तुरंत बोल दीजिएगा सर नहीं समझा है। ठीक है, पहला क्लास है क्लास ए। क्लास ए ने एक्सटेंड किया थ्रेड को, उसने लिखा पब्लिक वॉइड रन। उसमें एक लूप है फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्रॉम थ्रेड ए i इज इक्वल्स टू जो भी i का वैल्यू रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जिट फ्रॉम ए। वैसे ही बी का कोड लिखा है, क्लास बी एक्सटेंड्स थ्रेड, उसमें रन मेथड है, जे लूप है 1 से 5 तक जाएगी। क्लास सी है, उसने एक्सटेंड किया थ्रेड को, उसमें भी फॉर लूप है, के 1 से लेके 5 तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड हो गया। तो ये तीन थ्रेड है आपको क्लास ए बी सी। यस और नो? Yes, sir. हाँ, अच्छा मेरी वॉइस आ रही है ना अभी आप लोगों को? इज इट क्लियर ना? हेलो, am I audible to everyone right now? Yes. Yes. So देख लिया अभी अपन ने कि तीन थ्रेड्स बना लिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Now अब अपन अपनी मेन क्लास लिख ले हैं। मेन क्लास का नाम है क्लास थ्रेड टेस्ट। ये दिखा क्लास थ्रेड टेस्ट। ठीक है, उसमें लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब ये देखिए इंस्टेंस नेम डॉट मेथड नेम। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, न्यू ए डॉट स्टार्ट, न्यू बी डॉट स्टार्ट और न्यू सी डॉट स्टार्ट। ठीक है? ओके, यस और नो? हेलो? यस। तो ये देखिए ये ऐसा टाइप है, ऐसा लिख सकते हैं, आपको बताया गया है, लेकिन आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही फॉलो करो। जैसे कि क्लास ए थ्रेड इज क्लास, तो ये आप वो फॉलो करो, लेकिन इसमें बताया कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, न्यू ए स्टार्ट, न्यू बी स्टार्ट और न्यू सी स्टार्ट को क्या करा अपन ने, तीनों थ्रेड्स को कॉल कर दिया। यस और नो? अब तीनों थ्रेड का रन मेथड रन होगा। यस और नो? Yes, sir. न्यू ए स्टार्ट, न्यू बी स्टार्ट और न्यू सी स्टार्ट। तो पहले है क्लास थ्रेड ए का इंस्टेंस, बाद में थ्रेड बी का इंस्टेंस और थ्रेड सी का इंस्टेंस। इतना समझ में आ गया कि आपको तीन थ्रेड है ए बी सी मेन मेथड, और उससे अपन उसको स्टार्ट मेथड को इन्वोक कर रहे हैं। यस और नो? Yes, Yes, sir. ठीक है, हाँ। अब देखते अपन, हाँ ठीक है। तो ये देखिए इसका आउटपुट फर्स्ट रन हो रहा है, पहला इटरेशन रन हो रहा है। तो उसमें देखिए क्या लिख के आ रहा है, देखिए तीनों एक साथ कॉल हुआ है। हाँ, ये मत भूलिएगा कि ये तीनों एक ही प्रोग्राम के थ्रेड्स है, तो तीनों एक साथ कॉल हुए। तो ये देखिए कैसे रन होता है। फ्रॉम थ्रेड ए पहले i का वैल्यू फॉर i इक्वल्स टू 1 है, तो जैसे i इक्वल्स टू 1 आया तो उसने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉर थ्रेड i इक्वल्स टू 1। यही आएगा ना, 1 आएगा। जैसे अपने स्टूडेंट्स, Yes, sir.
यस और नो? हाँ, तो ये इसीलिए उसने 1 लिया। तो फॉर थ्रेड ए i इक्वल्स टू 1। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ तो दूसरा रिजल्ट आया फॉर थ्रेड ए i इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो रहा है ए थ्रेड, बी भी कॉल हुआ है, सी भी कॉल हुआ है, तो ए के लिए i इक्वल्स टू 3 आंसर आने के बाद बी का वैल्यू आ गया फॉर थ्रेड बी j इक्वल्स टू 1, वहां 1 है। फॉर थ्रेड बी j इक्वल्स टू 2। फिर बी भी पूरा एग्जीक्यूट हो ही रहा है लेकिन सी आ गया, तो फिर सी का आंसर टाइप होगा k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 2। फिर ए आया 3 4, फिर बी आया 3 4, फिर सी आया 3 4 और फिर ए का वैल्यू आया 5। और मुझे बताइए जैसे ही ए का वैल्यू आ जाता है 5 तो उसके बाद इक्वल्स टू 5 तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो 6 आएगा। 6 आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फॉर लूप की, यस और नो? यस आई का वैल्यू 6 आएगा कंडीशन, तो इसीलिए प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जिट फ्रॉम ए, यस और नो? यस इसीलिए यहाँ पे जैसे ही थ्रेड ए का वैल्यू i इक्वल्स टू 5 आया वो हो गया एग्जिट फ्रॉम ए, बाद में थ्रेड बी का वैल्यू 5 आया तो एग्जिट फ्रॉम बी, और थ्रेड सी इक्वल्स टू k आया, k इक्वल्स टू 5 आया तो एग्जिट फ्रॉम सी। अब आप बोलोगे सर ये 1 2 1 2 1 2 3 4 3 4 कैसे हुआ? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर बार आप जब रन करोगे इनका वैल्यू जो है आउटपुट आपका सेम नहीं आएगा। कभी थ्रेड ए का प्रिंट होगा, कभी बी का आगे प्रिंट होगा, कभी सी का होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में रन हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। अब ये देखिए फर्स्ट रन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रन मतलब मैंने उसको ये पहली बार एग्जीक्यूट किया। अब देखिए आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि अब आप दूसरी बार एग्जीक्यूट करो, तो देखिए सेकंड रन में पहले आउटपुट से सेम प्रोग्राम सेम चीज के लिए सेम लूप के लिए रन हो रहा। देखो सेकंड रन लिखा है, सेकंड रन में देखो ए का वैल्यू 1 2 आया, सी आ गया, देखो थ्रेड सी आ गया उसका वैल्यू 1 2 आया, फिर ए का 3 4 आया, फिर बी आया 1 2, फिर सी आया 3 4, ए का 5 आया तो वो एग्जिट हो गया, बी का 4 आया 5 आया, फिर सी का 5 आया, फिर एग्जिट फ्रॉम सी आया, फिर बी का वैल्यू 5 आया और एग्जिट फ्रॉम बी आया। दोनों आउटपुट अलग अलग दिख रहे हैं ना आप लोग को? Yes, sir. यस सर क्यों हो रहा है ये अलग अलग? बताइए अब क्यों अलग अलग हो रहा है? यस एनीवन? They are running in. क्यों दोनों आउटपुट अलग अलग आ रहे हैं? पैरेलल में चल रहे हैं बिकॉज दे आर रनिंग इन पैरेलल। यस, तीनों पैरेलल में चल रहे हैं, तीनों थ्रेड है, इसलिए इसको कहा गया मल्टी थ्रेडिंग। ऑल द 3 थ्रेड्स आर रनिंग इन पैरेलल और कोई भी कभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ, प्रोवाइडेड इनका हमेशा वैल्यू 1 से लेके 5 तक आएगा, क्योंकि लूप में 6 आया तो लूप के बाहर आ जाता है। ठीक है, समझा है कि स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम आपको, ये आउटपुट कैसा है ये प्रोग्राम का? अब समझ में आ गया हाउ वी आर एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, how we are implementing the run method and how we are running the thread using the start method. समझा है स्टूडेंट्स? यस सर Okay? Yes, sir. Yes. Now we see similarly set 3 start होता है. So we have simply initiated 3 new threads and started them. We did not hold on to them any further. ठीक है? They are running concurrently on their own. Note that the output from the threads are not specially sequential. ठीक है? They do not follow any specific order. They are running independently of one another and each executes whenever it has a chance. कोई भी thread कभी भी execute हो जा रहा है जैसे उसको chance मिल रहा है. Remember, once the threads are started, we cannot decide with certainty in which the order they may execute. एक बार thread start हो गए डिसाइड नहीं कर सकते वो कैसे एग्जीक्यूट होगे. Note that a second run has a different output sequence. समझ में आ गया आपको? एक बार थ्रेड्स चालू हो गए तो आप उनका सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते हो. ठीक है? यस और नो? यस सर लेकिन आगे चल के हम लोग डिसाइड करेंगे. आगे चल के क्यों डिसाइड करेंगे? क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रेड प्रायोरिटी. थ्रेड प्रायोरिटी पढ़ेंगे आगे चल के, आज हुआ तो या फिर कल. तो थ्रेड प्रायोरिटी में क्या होगा? आप थ्रेड्स की प्रायोरिटी दोगे, जिसको मिनिमम प्रायोरिटी रहेगा वो, और हायर प्रायोरिटी का थ्रेड आ गया तो लो प्रायोरिटी वाला रुक जाएगा और हाई प्रायोरिटी वाला एग्जीक्यूट होगा. ठीक है? वो भी उसके लिए भी है अपने पास क्या करना है. ठीक है? नाउ स्टॉपिंग एंड ब्लॉकिंग अ थ्रेड. अब ये भी है स्टॉपिंग एंड ब्लॉकिंग अ थ्रेड कैसे कर सकते हैं. सो व्हेन अगर कोई थ्रेड को रोक नहीं आ रहा, बहुत हो गया इसका रनिंग, अब इसको रोकना है,
we may do so by calling its stop method like a thread dot stop. तो अगर आपने आपके जावा प्रोग्राम में अभी लिख दिया नीचे कि न्यू ए या फिर ए थ्रेड डॉट स्टॉप, न्यू ए डॉट स्टॉप, तो कौन सा बी थ्रेड स्टॉप होगा, सी थ्रेड स्टॉप होगा कि ए थ्रेड स्टॉप होगा? न्यू ए डॉट स्टॉप, ए थ्रेड आपका बंद हो जाएगा. सो हाउ टू स्टॉप अ थ्रेड? यूजिंग द स्टॉप मेथड. ओके, Yes, sir. yes or no? And how to run a thread? Use how to run a thread using the start method. Start method. Okay. Yes. So ये स्टेटमेंट से होता क्या है? स्टॉप कर दिया आपने तो स्टॉप स्टेटमेंट कॉजेज द थ्रेड टू मूव टू द डेड स्टेट. आगे अगला टॉपिक है अपना लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड. यानी एक थ्रेड जब उसका बर्थ होता है उससे वो कौन कौन सी स्टेट में जाता है वो देखेंगे. तो स्टॉप मेथड से थ्रेड कौन सी स्टेट में चले जाता है? डेड स्टेट में. ठीक है. A thread will also move to the dead state automatically. बाय डिफॉल्ट अगर वो थ्रेड अपना, मुझे बताइए, अगर इंसान ने अपने जिंदगी के 70-80 साल पूरे कर लिए तो बाय डिफॉल्ट वो इंसान ने मर ही जाना है ना. यस और नो? इट विल डाई, ही विल डाई ना, ही और शी जो भी हो. जिंदगी के अगर समय पूरा हो गया यानी जितना मेथड एग्जीक्यूशन है तो दैट थ्रेड विल डाई. यानी क्या हो जाएगा वो? इट विल इन द डेड स्टेट. A stop method may be used when the premature death of a thread is desired. जब आपको premature death उसका यूज करना है तो stop method को यूज करना है, मतलब आधे पर से किसी को रोक देना है. ठीक है. अब stop हो गया, लेकिन अपन stop का मतलब क्या होता है? डेड स्टेट में चले जाएगा थ्रेड, उसको रोक दे रहे. लेकिन ब्लॉक भी एक चीज है. तो ब्लॉकिंग अ थ्रेड कैन ऑल्सो बी temporarily suspended or blocked from entering into the runnable and subsequently running state by using either of the following thread methods. यानी किसी थ्रेड को ब्लॉक करना है अगर आपको, तो ब्लॉक करने के लिए भी 3 मेथड है. वो है स्लीप. स्लीप मेथड में क्या लिखा है? ब्लॉक फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड टाइम. सस्पेंड का मतलब होता है ब्लॉक्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. एंड ये जितने भी मेथड्स है मैं आपको एडवाइस करूंगा लिख के रखिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको आएगा. रन मेथड हो गया, उसके बाद स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड, स्लीप मेथड, सस्पेंड मेथड, वेट मेथड, ये क्या टाइप के लिए यूज होते हैं. ठीक है. सो स्टॉप मेथड क्या के लिए रहेगा? टू स्टॉप अ थ्रेड फ्रॉम रनिंग फर्दर. और एक बार आपने स्टॉप मेथड इन्वोक किया तो थ्रेड कौन सी स्टेट में चले जाता है? Dead state. थ्रेड मूव्स टू दी डेड स्टेट. ये हो गया स्टॉपिंग अ थ्रेड. लेकिन अगर किसी थ्रेड को आपको ब्लॉक करना है, ब्लॉक मतलब टेम्पररीली उसकी वर्किंग को सस्पेंड करना है. आपको हमेशा के लिए नहीं सस्पेंड करना है उसको, यानी डेड नहीं करना है, लेकिन टेम्पररीली उसको सस्पेंड करना है. तो आपके पास 3 मेथड है, दैट इज स्लीप, सस्पेंड एंड वेट. तो स्लीप मेथड से क्या होता है? दिस स्लीप मेथड से इट इज ब्लॉक फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. स्लीप 1000 लिख दिया ब्रैकेट में, स्लीप 1000 सेकंड्स, तो 1000 सेकंड्स के बाद वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा. और सस्पेंड मतलब ब्लॉक्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. एंड वेट मतलब इट इज ब्लॉक्ड अंटिल सर्टेन कंडीशन अकर्स. मैंने बोल दिया वेट टिल x इज इक्वल्स टू 5 नहीं होता. तो जब तक x का वैल्यू 5 नहीं होगा वो वेट करते रहेगा थ्रेड. जैसे x का वैल्यू 5 होगा वो चालू हो जाएगा, है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So these methods cause the thread to go into the block state. तो स्टॉप कर रहे हैं थ्रेड को तो वो जा रहा है डेड स्टेट में, लेकिन ब्लॉक कर रहे हैं मतलब स्लीप, सस्पेंड या वेट यूज कर रहे हैं, सो दैट थ्रेड विल मूव ऑन टू द ब्लॉक स्टेट. ठीक है. इज इट ओके? Yes, sir. The thread will return to the runnable state when the specified time is elapsed in the case of sleep. स्लीप में अगर अपन ने बोला ना स्लीप में टाइम दे दिया तो उतने टाइम के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा. तो जैसे ही वो सस्पेंड वाला टाइम खत्म हो जाएगा स्लीप का, तो वो ब्लॉक स्टेट से वापस से रनेबल स्टेट में आ जाएगा. एंड रिज्यूम मेथड इज इन. सस्पेंड करना है तो क्या होता है? ब्लॉक अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. तो मुझे बताइए स्लीप मेथड से निकलना है तो कौन ब्लॉक स्टेट से आप रनेबल स्टेट में होंगे. ठीक है. Yes, sir. ओके. लेकिन अगर आपको सस्पेंड है तो सस्पेंड मतलब ब्लॉक अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. अगर मैंने आपको बोला कि 10 मिनट बाद मेरी क्लास ज्वाइन करो, तो आप क्लास ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर के लिए रुकेंगे या 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे? यस. मेरा क्वेश्चन है कि मैंने आपको बोला 10 मिनट बाद मेरी क्लास ज्वाइन करो,
तो आप 10 मिनट ज्वाइन, बोला स्लीप 10 मिनट्स, तो आप लोगों ने 10 मिनट स्लीप यानी नहीं किया, उसका जैसे ही 10 मिनट खत्म हुआ आपने ज्वाइन किया। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि यू आर सस्पेंड टिल फर्दर ऑर्डर्स, एक बच्चे को बोल दिया, ठीक है, किसी स्टूडेंट को बोल दिया, सम्यक को बोल दिया कि मैंने आप मेरे क्लास के लिए सस्पेंड हो गए अभी, तो वो कब ज्वाइन करेगा? कब ज्वाइन करेगा? आपकी इंस्ट्रक्शन आने तक। जब तक मैं उसको बोलूंगा नहीं कि आपका सस्पेंशन, यस, तो रिज्यूम मेथड इज इन्वोक्ड इन द केस ऑफ सस्पेंड। रिज्यूम, मैं उसको खुद से पर्सनली बताऊंगा कि आपके 10 दिन के लिए मैंने आपको सस्पेंड किया था, अब आप वापस आ जाओ, तो ये हो गया रिज्यूम। यानी सस्पेंड मेथड को सस्पेंड अगर आपने किसी थ्रेड को किया है तो आपको रिज्यूम मेथड से उसको वापस से रनिंग स्टेट में ला सकते हैं। ओके, यस सर। तो सस्पेंड स्टेट से सस्पेंड स्टेट में लाना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? रिज्यूम। ओके, यस सर। और नोटिफाई मेथड, एंड नोटिफाई मेथड इज कॉल्ड इन द केस ऑफ वेट, और वेट स्टेट से अगर खत्म कराना है तो अपने को नोटिफाई मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यस और नो? यस सर। अरे यस और नो? यस। नाउ ये तो हो गया आपके, और 2-3 मेथड्स हो गया, थ्रेड को स्टॉप करना, ब्लॉक करना है तो स्लीप, सस्पेंड या वेट। अब लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड बहुत सारे देख लिया अपन ने, ये मेथड से ये होगा, ये मेथड से ये स्टेट में जाएगा। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेड स्टेट्स। तो अच्छे से देख लीजिए डायग्राम, ये बहुत काम का है, आपको दिख रहा है। सबसे पहला थ्रेड न्यू थ्रेड क्रिएट किया तो वो कौन से स्टेट में रहेगा? वो रहेगा न्यूबॉर्न स्टेट में। ठीक है, ओके, दिख रहा है आपको न्यूबॉर्न, न्यू थ्रेड इज इन द न्यूबॉर्न स्टेट। सर नो स्टूडेंट्स, am I audible clearly? Samyak, am I audible? यस सर। Yes, sir. यस सर। yes उसके बाद 2 स्टेट है नीचे, एक है रनिंग, एक है रनेबल। रनिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और रनेबल मतलब जो थ्रेड रन हो सकते हैं लेकिन अभी वो लाइन में वेट कर रहे हैं, क्यू में वेटिंग में है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? रनिंग मतलब जो थ्रेड रन हो रहा है, रनेबल मतलब रनेबल स्टेट बोले तो कौन सी होगी कि जो थ्रेड्स रन हो सकते हैं बट दे आर वेटिंग इन द क्यू, अपनी चांस आने के लिए रुके हैं, अभी तक उनको कॉल ही नहीं करा ना आपने, न्यू ए डॉट स्टार्ट, उनका स्टार्ट मेथड ही इन्वोक नहीं हो तो बेचारे रन कहां से होंगे? समझ में आ गया? दूसरी तीसरी स्टेट, पहली है न्यूबॉर्न स्टेट, दूसरी है रनिंग स्टेट। न्यूबॉर्न स्टेट में न्यू थ्रेड जो क्रिएट हुआ है वो रहेगा, रनिंग स्टेट में रहेगा जो थ्रेड रन हो रहा है, और रनेबल मतलब जो थ्रेड रन हो सकते बट रन नहीं हुए अभी तक। ठीक है, यस सर। यस और नो? और डेड स्टेट में कौन से रहेंगे? जो स्टॉप मेथड जिसमें आपने इन्वोक कर दिया वो स्टॉप, डेड हो जाएंगे। यानी रनेबल में जो रन हो सकते लेकिन आपने उनको दिया स्टॉप, तो वो बेचारे चले जाएंगे डेड स्टेट में, यानी किल्ड हो गए वो थ्रेड, मर गए वो। और ब्लॉक्ड में कौन से रहेंगे? ब्लॉक स्टेट में जिनको आपने सस्पेंड, स्लीप और वेट बोला है। ठीक है, यस सर। दिख रहा है ना? तो मुझे बताइए, अगर किसी थ्रेड पे आपने स्टॉप मेथड चलाया तो वो ब्लॉक स्टेट में जाएगा कि डेड स्टेट में जाएगा? ब्लॉक स्टेट में। डेड स्टेट में जाएगा वो, ब्लॉक में नहीं जाएगा। जो भी ब्लॉक बोल रहा है वो गलत है। स्टॉप सीधा आपको डेड स्टेट पे लेके जाएगा, डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को। और अगर अपन ने सस्पेंड, स्लीप या वेट मेथड चलाया किसी थ्रेड पे तो वो कौन सी स्टेट में जाएगा? सस्पेंड, स्लीप और वेट कहां लेके जाएगा? ब्लॉक स्टेट में। ठीक है, और आप ब्लॉक स्टेट से भी डेड स्टेट में जा सकते हो, कोई भी स्टेट से आप डेड में जा सकते हो। आपको दिख रहा होगा लाइन, देखिए, न्यूबॉर्न से भी स्टॉप मेथड है, रनेबल वाले से भी स्टॉप मेथड है, और ब्लॉक से भी स्टॉप है। यानी मर तो इंसान कहीं से भी सकता ना, सही बात है ना? Yes, sir. इंसान मर तो कहीं से भी सकता। आप देखिए उन सबको अलग अलग नाम दे दिया गया है। न्यूबॉर्न जो है पहला स्टेट, उसको बोल दिया है न्यू थ्रेड, देखो बाजू में लिखा है। और जो रनिंग और रनेबल है वो मतलब एक्टिव थ्रेड है, तो उसके बाहर उसने एक्टिव थ्रेड लिखा है। और ब्लॉक्ड में आइडल थ्रेड, नॉट रनेबल। ब्लॉक्ड में कौन से थ्रेड रहते हैं? जो रन नहीं होंगे अभी, इसलिए लिखा है नॉट रनेबल। और किल्ड थ्रेड में लिखा है डेड वाले। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes. समझ में आ गया?
तो यहाँ पे हर मेथड देख लिया अपन ने, स्टार्ट देख लिए, स्टॉप देख लिए, सस्पेंड, स्लीप, वेट, रेज्यूम और नोटिफाई। लेकिन अंदर एक मेथड है एक्टिव मेथड के, एक्टिव थ्रेड के अंदर रनिंग और रनेबल के बीच में यील्ड मेथड है, दिख रहा है क्या? YIELD यील्ड मेथड। Yes, sir. What is that yield method? That is a message from the running thread to the runnable thread. मतलब जो थ्रेड अभी रन हो रहा है और जिसका रनिंग खत्म हो गया, वो एक मेथड रन करता है यील्ड। यील्ड मतलब मेरा काम खत्म हो गया है, रनेबल में जो ज्यादा प्रायोरिटी में है या जिसका नेक्स्ट है वो जाके चले जाए और एग्जीक्यूशन कर ले। मैंने खाना खा लिया हूँ, मेरा पेट भर गया है, अब प्लेट जो जैसे हम लोग जाते हैं अगर शादी में जाते हैं तो जस्ट मैंने जो इमेजिन किया वो बता रहा हूँ कि जैसा मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स है तो ऐसा है कि वहां पे टेबल पे आराम से बिठाल के खाना खिलाया जाता है, यस और नो? है ना, गए हो आप लोग? तो क्या होता है कि जब सारे टेबल फुल रहते हैं तो अपन रनेबल है। यस, जब सारे टेबल फुल है तो भूख तो लगी अपने को, चांस मिला तो खाना तो खा लेंगे हम लोग, तो अपन कौन से स्टेट में है? रनेबल स्टेट में, यस और नो? यस सर। है ना, रनेबल स्टेट में है। यस सर। और जैसे ही वो टेबल खाली होने वाला रहता है तो अपन वो कुर्सी के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। कभी इमेजिन किया है कि आप लोगों ने? कुर्सी के पीछे खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब इनका यील्ड मेथड, यानी जैसा वो बंदा खाना खा के उठा अपन ने जाके बढ़ जाने का। क्यों? क्योंकि अभी अपने को खाना खाने का है। तो ये सेम होता है यील्ड मेथड का। यील्ड मेथड मतलब एक स्टेट जिसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है वो एक यील्ड मेथड रन करेगा वेटिंग थ्रेड्स को और वो फिर उसमें से एक थ्रेड रन होगा। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। आई थिंक सो दिस इज a thread. देख लीजिए क्या क्या है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ थ्रेड देयर आर मेनी स्टेट्स इट कैन एंटर। दे इंक्लूड न्यूबॉर्न स्टेट, रनेबल स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट एंड डेड स्टेट. A thread is always in one of the 5 states. It can move from one state to another via a variety of ways as shown in figure. समझ में आ गया आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड एवरीवन? यस सर। यस Yes, sir. है ना? यस सर। अब उसके अकॉर्डिंगली आप एक एक चीज पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि न्यूबॉर्न स्टेट में क्या होता है। स्टार्ट मेथड है, किल इट यूजिंग द स्टॉप मेथड। उसके बाद है भाई कि रनेबल स्टेट, आप रनेबल न्यूबॉर्न कहाँ जा सकता है? न्यूबॉर्न स्टार्ट मेथड यूज करके रनेबल स्टेट में जा सकता है और स्टॉप करके डेड स्टेट में जा सकता है। ठीक है, और एक बार जो रनिंग थ्रेड है, अच्छे से देखिए रनिंग और रनेबल थ्रेड्स। तो रनिंग थ्रेड जो है जिसने यील्ड मेथड किया वो चले जाएगा वेटिंग में, और जो क्यू में पहले नंबर पे वो बन जाएगा रनिंग थ्रेड। यही बोला था ना मैंने आपको, रनिंग और रनेबल। यील्ड मेथड बोले तो मेरा एग्जीक्यूशन हो गया है, नाउ नेक्स्ट थ्रेड विल टेक दी कंट्रोल। यस और नो? यस सर। यस सर। अब रनिंग स्टेट में आना है तो रनेबल से आप रनिंग में आ सकते हो, और जो सस्पेंडेड है वो रेज्यूम से रनेबल में आ सकता है, और रनिंग से सस्पेंड होके आप सस्पेंडेड में चले जाओगे। है ना, यही होगा ना? सस्पेंड किसी को किया तो आपको रेज्यूम मेथड से उसको वापस से रनेबल में लाना पड़ेगा। यस और नो स्टूडेंट्स? एंड लास्ट इज रन, और लास्ट इज जैसे कि रनेबल है तो जिसका रनिंग कंप्लीट हो गया लेकिन आपने उसको दिया स्लीप आप फॉर 1000 सेकेंड्स, तो वो हो जाएगा सस्पेंडेड यानी ब्लॉक्ड। और फिर जैसे ही उसके 1000 सेकेंड या 1 मिनट खत्म होगा वो वापस से क्यू में आके बोलेगा मेरे को 1 मिनट बाद बुलाए थे, मैं आ गया, अब एग्जीक्यूशन चाहिए। तो जैसे ही वो जगह खाली होगी इसको एग्जीक्यूशन के लिए आप भेज दोगे। और वेट मेथड भी सेम, मेरे को रनिंग है, वेट मेथड गया, वो वेटिंग टाइम आ गया उसका वेट, आपने उसको नोटिफाई किया कि आजा भाई, फिर वो आ गया और वापस से एग्जीक्यूट हो। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आ गया आपको? So these are the different thread states which is very important. ये याद रखिएगा, it is very simple. डायग्राम ही याद रहेगा आपको तो बाकी सब चीजें आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, so now next we will study using the thread methods. अब अपन एक प्रोग्राम देखेंगे शायद से जिसमें हम लोग thread methods को यूज कर रहे हैं। thread methods कौन कौन से हैं? We have discussed how thread class methods can be used to control the behavior of a thread. We have used the method start and run. अभी तक कौन कौन से मेथड रन करे अपन ने पिछले प्रोग्राम में? स्टार्ट मेथड और रन मेथड। यस और नो? यस सर। आप देखेंगे there are also methods that can move a thread from one state to another. So program 12.2 illustrates the use of yield, sleep and stop methods. So अब yield, sleep and stop जो भी मेथड आएंगे वो देखते हैं हम लोग। देखिए पहला है, सॉरी, तो ये चालू है हमारा क्लास A extends thread public void run
for I equals to 1, I less than equals to 5, I plus. दिखा आपको ये लूप. उसके बाद उसने ये लिख दिया कि if I का equals to value 1 रहेगा तो yield. अब ये क्या काम में आएगा वो देखेंगे. कंडीशन क्या है? if I equals to 1, yield मेथड. दिख रहा है आप लोगों को? Yes everyone, I equals to 1 तो yield. Okay, yes or no? Yes sir. हेलो. हाँ, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्रॉम थ्रेड ए आई इक्वल्स टू प्लस आई. ये तो अपने को पता है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जिट फ्रॉम ए. अब क्लास बी एक्सटेंड्स थ्रेड आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 5, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड बी. और उसने बोला इफ जे इक्वल्स टू 3 स्टॉप. जे का वैल्यू 3 रहेगा तो स्टॉप हो जाना. और फिर क्लास सी एक्सटेंड्स थ्रेड और के का वैल्यू 1 होगा तो उसने लिखा ट्राई कैच ब्लॉक में लिखा उसने. देखो स्लीप फॉर 1000 सेकेंड्स. अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो कैच एक्सेप्शन ई एंड एग्जिट फ्रॉम सी. ठीक है, समझ गया आपने को स्टूडेंट? ये समझ में आ गया कैसे अपन ने 3 जगह 3 मेथड यूज करे. क्लास ए में यील्ड मेथड, क्लास बी में स्टॉप मेथड और क्लास सी में स्लीप मेथड. अब आउटपुट देखते हैं और उससे पता चलेगा इसमें फर्क क्या पड़ा. ठीक है, प्रोग्राम समझा क्या थोड़ा सा एवरीवन? पिछले प्रोग्राम से ही मैचिंग है, बस मेथड डाला है. हाँ, अब देखो इनको कॉल करते हैं अपन. नीचे देखो मेन मेथड लिखा है थ्रेड मेथड्स. ए थ्रेड ए इज इक्वल्स टू न्यू ए, बी थ्रेड बी इज इक्वल्स टू न्यू बी एंड सी थ्रेड सी इज इक्वल्स टू न्यू सी. क्या करा अपन ने? इसका इंस्टेंस बना लिया थ्रेड ए थ्रेड बी थ्रेड सी, है ना? Yes sir. यस और नो? अब उसमें लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट थ्रेड ए डॉट स्टार्ट. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट थ्रेड बी डॉट स्टार्ट. यानी ए और बी थ्रेड स्टार्ट हो गए और ये तीसरा भी स्टार्ट हो गया. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट थ्रेड सी एंड थ्रेड सी डॉट स्टार्ट. लास्ट में लिखा एंड ऑफ मेन थ्रेड. तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या होगा? आपका थ्रेड ए स्टार्ट होगा. यस और नो? यस और नो? हेलो, Yes sir. एम आई ऑडिबल? हाँ, तो अभी तीनों थ्रेड स्टार्ट हो गए तो तीनों के पहले अपन ने स्टेटमेंट डाले थे तो आउटपुट में लिख के आएगा स्टार्ट थ्रेड ए, स्टार्ट थ्रेड बी एंड स्टार्ट थ्रेड सी. आया? Yes sir. यस. अब मुझे बताइए, आना चाहिए था थ्रेड ए के बारे में कुछ, लेकिन आया क्या? थ्रेड बी जे इक्वल्स टू 1, थ्रेड बी जे इक्वल्स टू 2. ए क्यों नहीं आया भाई पहले? यस, कोई बता सकता है ए क्यों नहीं आया पहले? Sir, because they are running in parallel. रनिंग इन पैरेलल. और वो ये बोला है, ध्यान से सुनो, उसने ये बोला था कि यील्ड मेथड है. नहीं, पैरेलल तो ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? आपने यहाँ पे ये लिखा है इफ आई इक्वल्स टू 1 यील्ड मेथड दिख रहा है आपको? तो आई का वैल्यू तो पहले से 1 है. दिख रहा है आपको? इंट आई इक्वल्स टू 1 लिखा है अपन ने यहाँ पे. Yes sir. और यील्ड मेथड का क्या मतलब था? यील्ड मेथड का अपन ने बोले थे कि अगर कोई थ्रेड रनिंग है, अगर कोई थ्रेड रनिंग के लिए वेटिंग कर रहा है तो वो पहले रन होगा. तो बी और सी तो पहले से रन के लिए वेट कर रहे थे अपना. यस और नो? Yes sir. बी और तो इसीलिए ए ने जैसे ही देखा कि कंडीशन आई इक्वल्स टू 1, तुमको यील्ड करना है, अगर आई का वैल्यू 1 है तो भले उसका एग्जीक्यूशन हो चाहे ना हो, उसको यील्ड करना पड़ा. मतलब उसको बी को चांस देना पड़ा. और सी इसलिए रन नहीं हुआ क्योंकि के का वैल्यू 1 है और के का वैल्यू 1 ही है. तो उसने बोला जैसे अगर आपका के का वैल्यू रहेगा तो यू हैव टू स्लीप फॉर 1000 सेकेंड्स. तो मतलब थ्रेड सी तो 1000 सेकेंड तक वर्क नहीं करने वाला क्योंकि वो चले गया है स्लीप मोड में. ठीक है, यस और नो? Yes sir. तो फिर क्या होगा? थ्रेड बी प्रिंट करेगा जे इक्वल्स टू 1 और थ्रेड बी प्रिंट करेगा जे इक्वल्स टू 2. लेकिन यील्ड का मतलब ये हुआ कि वो उसको चांस दिया लेकिन थोड़े वो भी यूज होगा, तो इसलिए थ्रेड ए आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 2. ठीक है, बी रन हुआ जे इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 2 और थ्रेड ए रन हुआ आपका आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 2 और एंड ऑफ मेन थ्रेड. ठीक है, अब ये तो हो गया मेन थ्रेड का एंड हो गया, उसने लिख दिया. उसके बाद आपका सी जो था 1000 सेकेंड्स के लिए जिसको अपन बोल रहे हैं सोने, वो जागेगा. सी जागेगा. यस और नो? उसका 1 खत्म हो गया ना. यस और नो? सी का काम खत्म हो गया. Yes sir. Yes sir.
So now it will be थ्रेड C का वैल्यू आ जाएगा k इक्वल्स टू 1, और जैसे उसका k इक्वल्स टू 1 आया, B भी पैरेलल में रन हो रहा है, तो B का वैल्यू आया j इक्वल्स टू 3. अब j इक्वल्स टू 3 आया, फिर A का आया I इक्वल्स टू 3, फिर थ्रेड A आया I इक्वल्स टू 4, फिर थ्रेड A आया I इक्वल्स टू 5, एग्जिट फ्रॉम A. फिर C I इक्वल्स k इक्वल्स टू 1 था, 1000 सेकंड सोया वो, बाद में k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 5. क्यों? क्योंकि जो थ्रेड A था ऊपर में, उसका रनिंग कंप्लीट हो गया है ना, I का वैल्यू 5 तक आ गया, मतलब उसका रनिंग कंप्लीट हो गया. यस और नो? Yes, sir. सर नो. अब मुझे बताइए B जो है, B का वैल्यू तो 3 तक आया, और यहाँ पे अपन ने बोल दिया एग्जिट फ्रॉम C. आउटपुट में B का वैल्यू 3 तक आया, 4 और 5 क्यों नहीं प्रिंट किया? B का वैल्यू 3 तक आया, 4 और 5 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? कोई बता सकता है क्या? ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? J अगर 3 है तो स्टॉप, J का Yes, वैल्यू sir. 3 है तो स्टॉप, थ्रेड B तो J का वैल्यू स्टॉप. तो यहाँ आउटपुट में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है थ्रेड B J इक्वल्स टू 3, ये आउटपुट प्रिंट हुआ. यस और नो? उसके बाद Yes, sir. J का वैल्यू 3 है, चेक हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उसने बोला स्टॉप. स्टॉप बोले तो कौन सी स्टेट में जाता? डेड स्टेट में. तो थ्रेड B तो वैसे ही डेथ हो गया, तो उसका आगे का काम होगा क्या एग्जीक्यूशन का? No. आगे का काम होगा क्या? नहीं होगा. तो इसीलिए जो आपका थ्रेड B है वो J इक्वल्स टू 3 करके डेड हो गया. A और B, A ने अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया, और स्टार्टिंग में C क्यों नहीं रन हुआ? क्योंकि K इक्वल्स टू 1 अगर है तो उसने बोला था स्लीप फॉर 1000 सेकेंड, इसलिए नहीं, स्लीप 1000 था, इसलिए C जो है उसका आउटपुट लास्ट में ज्यादा दिख रहा. सब बाकियों ने काम खत्म कर दिया ना. अगर कोई इंसान सो रहा है और बाकी काम कर रहे हैं तो उसके काम हो जाएंगे, स्लीप वाले के रह जाएंगे, तो इसलिए स्लीप वाले ने बाद में काम किया. अब समझ में आया आउटपुट आप लोगों को? और यील्ड के वजह से A बाद में रन हुआ, B पहले रन हो गया. So this is how you actually do the execution using threads. समझा है कि ये 3 मेथड, यील्ड, स्टॉप और स्लीप, इसको आज शाम को जरूर पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा. समझा है क्या? एग्जैक्टली मुझे बताइए, समझा है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. B का 3 तक एग्जीक्यूशन क्यों हुआ? कहने B का वैल्यू J इक्वल्स टू, बिकॉज बताइए. If J equals Yes, to 3, then क्योंकि it is हमने यहाँ stop. लगाया था कि अगर J इक्वल्स टू 3 विल स्टॉप, और C जो है वो लास्ट में एग्जीक्यूट क्यों हुआ, वो पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे हमने लिखा था अगर K का वैल्यू 1 है तो K इट विल स्लीप फॉर 1000 सेकेंड्स, तो इसलिए ये इस विल 1000 सेकेंड स्लीप करने के बाद लास्ट में उसका एग्जीक्यूशन 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना? Yes, और नो? sir. तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा है, पढ़ लो. प्रोग्राम 2.2 यूजेस द यील्ड मेथड इन द थ्रेड ए एट द इटरेशन I इक्वल्स टू 1. तो थ्रेड ए में यील्ड मेथड था, देयरफॉर थ्रेड ए ऑल्दो स्टार्टेड फर्स्ट हैज relinquished its control to the thread B. यानी थ्रेड ए भले पहले स्टार्ट हुआ, लिखा है वहां पे स्टार्ट थ्रेड ए, प्रोग्राम में पहली लाइन लिखी है स्टार्ट थ्रेड ए, दूसरी लाइन है स्टार्ट थ्रेड बी, और तीसरी है थ्रेड सी. भले थ्रेड ए ने पहले चालू किया, लेकिन उसके पास यील्ड मेथड था, और यील्ड मेथड का मतलब है आप आपका कंट्रोल रिलिंक्विश कर दो, जो भी दूसरे रिलिंक्विश कर दिया कंट्रोल दूसरे थ्रेड को. देयरफॉर थ्रेड ए ऑल्दो स्टार्टेड फर्स्ट हैज रिलिंक्विश्ड इट्स कंट्रोल टू थ्रेड बी. The stop method in thread B has killed it after implementing the for loop only 3 times because J का वैल्यू 3 हो गया, तो इसलिए thread B में stop method था, इससे thread B kill हो गया. And note that it has not reached end of run method. thread B पूरा रन नहीं हो पाया. क्यों नहीं रन हो पाया? thread B पूरा क्यों नहीं रन हो पाया स्टूडेंट्स? J is double equals to 3. बिकॉज उसमें स्टॉप मेथड था. J इक्वल्स टू 3 कंडीशन पे बाद स्टॉप मेथड था. J इक्वल्स टू 3 तो कंडीशन थी, उसके बाद में स्टॉप मेथड था, इसलिए वो 4 और 5 के लिए रन नहीं हो पाया. और थ्रेड सी का क्या है भाई? यस, और थ्रेड सी का क्या है? इट स्टार्टेड स्लीपिंग. Yes, it started sleeping after executing the for loop only once. And when it woke up, the other 2 threads have already completed their runs and therefore was running alone. जब वो सो के उठा तो A और B तो ऑलरेडी उनका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया था, इसीलिए वो अकेले रन हो रहा था.
और मेन थ्रेड जो था दैट डाइड मच अर्लियर देन द अदर 3 थ्रेड्स. मच अर्लियर मतलब दिख ही रहा होगा, पहले थोड़ा से के बाद लिखा है एंड ऑफ मेन थ्रेड. तो मेन थ्रेड पहले भी चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्रोग्राम्स रन होते रहते हैं. ठीक है, समझा है ये? Yes, sir. यस, समझा है क्या? यस. सो अभी वैसा तो मुझे पढ़ाना था लेकिन टाइम हो गया है, नहीं तो आज आपका थ्रेड हो गया रहता था. अब बचा कितना है देखिए, थ्रेड एक्सेप्शंस बचा है जो अपन ने पढ़े हैं. उसके बाद अपन पढ़ेंगे कल थ्रेड प्रायोरिटी. 3 टाइप की प्रायोरिटी रहेंगी, मिनिमम प्रायोरिटी 1, मैक्सिमम 10 एंड नॉर्मल प्रायोरिटी 5 रहेगी. और थ्रेड प्रायोरिटी के बाद प्रायोरिटी के ऊपर एक प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, एंड आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन वी विल सी व्हाट इज हाउ यू इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे होता है, एंड देन वी विल फिनिश इट अप. सो वी विल फिनिश इट अप. मुझे एक चीज बताइए, आज समझा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस. हाँ, यस, समझा है सिंपल है. देखिए कल होगा, कल आपका 4th यूनिट भी खत्म हो जाएगा बिकॉज थ्रेड का इतना ही है. वो ऑलरेडी उसने इन्हें क्या कैसा किया है कि आपका 2nd और 3rd यूनिट में बहुत सारा उन्होंने भर दिया है अलग अलग टॉपिक्स, पैकेजेस, इंटरफेसेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग. लेकिन 4th और 5th यूनिट आखिरी के 2 जो है वो एक ही टॉपिक को पूरा फैला दिया है. सो बाय द एंड ऑफ दिस वीक और बाय मंडे या ट्यूसडे आपके 5 यूनिट हो जाएंगे. ये 4th यूनिट तो आपका कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों होगा. परसों फ्राइडे को एक ब्लॉक लेक्चर ले लूंगा, आपका क्लास खत्म हो जाएगा. ठीक है, लेना तो मुझे अभी था. एक्चुअली कैसा है अभी मुझे बताइए, अभी मैथ्स का क्लास कौन सा सेक्शन का है? मैथ्स का क्लास बी सेक्शन. Section B. अभी होगा क्या वो क्लास? यस सर. Yes, sir. हाँ, ठीक है. तो बी वाले अपने क्लास के लिए जाएंगे और सेक्शन ए वाले जो है उनका एक्चुअली ईवीएस का क्लास होगा, है ना? Yes, sir. बट वो लास्ट लेक्चर मेरा प्रैक्टिकल रहता था तो मैडम ने एक्सचेंज किया है, तो वो मैडम 4 बजे लेगी. और मेरा क्लास अभी समझ लो आप सेक्शन ए वालों का 2:50 का है, तो वो तो मैं लेफ्ट करूंगा. तो अब आप क्या करो, बी सेक्शन वाले जितने बच्चे हैं वो जाके मैथ्स का क्लास ज्वाइन कर लो, और ए सेक्शन वाले बच्चे जो है वो ये आपका 1 घंटा ऑफ है और उसके बाद 4 बजे आपका ईवीएस का क्लास है. ठीक है ना? Yes, sir. और मेरे हिसाब से कल तो लास्ट लेक्चर है यार, कल एक ही लेक्चर है, कल नहीं जमेगा. हम अभी फ्राइडे को मिलते हैं. फ्राइडे को जितना भी थ्रेड्स का है वो खत्म करके अपन अपना यूनिट एंड कर देंगे. ठीक है, चलेगा? इंटरेस्टिंग है ये? Sure, sir. इंटरेस्टिंग. Yes, sir. हाँ बोलिए ना, बोलिए. किसी को कुछ बोलना है क्या? नो सर. No, sir. ये इंटरेस्टिंग है ये थ्रेड्स का भी यूनिट. Yes, sir. Yes, sir. और एक्चुअली अच्छी चीज ये है, बालगुरु स्वामी की बुक में आपको थोड़े से के बाद में उसने एक एग्जाम्पल दिया है ना? तो थ्योरी पार्ट नहीं समझा तो वो प्रोग्राम के एग्जाम्पल से समझेगा. प्रोग्राम अगर नहीं समझा तो प्रोग्राम के मैंने आपको कभी बताया एग्जीक्यूशन से बैक ट्रैक करना दिख जाएगा, आउटपुट से समझ में आएगा फिर, है ना? यस और नो? Yes, sir. तो हो जाएगा आपका. पढ़ाना तो अभी था बट कैसा है कि आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स क्लास कि ले लो. हम लोग क्या करेंगे, फ्राइडे पढ़ेंगे, कल अगर जमा तो. लेकिन कल कैसा है कि लास्ट लेक्चर है एंड आई हैवंट टेकन एनी डे लास्ट लेक्चर. कभी 4 से 5 तो प्रोग्रामिंग पढ़ाना वो भी सुलाने जैसा हो जाता बच्चों को. तो लास्ट क्लास तो नहीं, और अपन फ्राइडे को लेंगे. अरे यार